केवल रेशम रूट नहीं था, ये पूरा ही मतलब जितने भी चीजें होती है संसाधनों का, कह सकते हो संसाधनों का आयात निर्यात के साथ में क्या था, कल्चरल और भाषा संस्कृति, उसका भी रूट था ये। जिसका सिल्क रूट पे रास्ता उसका विश्व में डोमिनेट था। जैसे चीन का जो साम्राज्य, कई सारे साम्राज्य, या रोम, या जो बीच में ईरान वाले जिन्होंने सिल्क रूट पे राज किया, बाहर से भी कुषाण वगैरह ये जो है ना इन्होंने राज किया, उनका डोमिनेंस था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं उस देश की प्रगति होगी, आयात निर्यात होगा, उत्पादन प्रोडक्शन अच्छा होगा, विनिर्माण हब बनेगा। कि जो प्राचीन सिल्क रूट है उसको आज सब दौड़ में लगे हुए हैं, भारत भी लगा हुआ है, चाइना भी लगा हुआ है। चाइना तो ऑलरेडी सक्सेस काफी हो चुका उसमें, उसको फायदा भी मिला। उसने अपने रास्ते इधर भी तो जाते थे ना इस रूट से, भारत से मसाले हो गए, अपने कपड़े हो गए, इमारती पत्थर हो गए। प्रॉपर हेडिंग कैसे देते हैं, ये मेन हेडिंग थी और ये सब हेडिंग थी, है ना। और इसका मैंने कैसे पॉइंट दिया, यही फॉर्मेटिंग होती है। प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप, है ना, कैसे हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स, अंडरलाइनिंग, ये फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है ना। लाइन कैसे लिख रहे हो, प्रॉपर लाइन है एकदम। वैसे भी सिल्क रूट के बारे में तो अभी भी काफी चर्चा रहती है, करंट अफेयर में भी काफी रिलीवेंस है उसका, है ना। इंट्रो आप इससे भी शुरू कर सकते हैं कि जिस हिसाब से चाइना है ना इस सिल्क रूट को फिर से ग्रो करके विनिर्माण सेक्टर में कितना आगे बढ़ चुका है। या तो इसको निष्कर्ष में लिख देते हैं कि आज भी सिल्क रूट कितना रिलीवेंस है, भारत खुद भी मतलब सिल्क रूट के बाद अभी देखेंगे इसको, है ना। जैसे इसमें ये मैप बना सकते थे, दो मैप बनाएंगे चलो सिल्क रूट का। एक में हम प्रेजेंट रिलीवेंस दिखाएंगे और एक पुराना वाला दिखाएंगे। तो जैसे यहां तो पुराना वाला सिल्क चाइना से, चाइना का जो प्रांत है वहां सियान कोई प्रांत है, वहां से लेकर ये विशेष रूप से इधर सऊदी अरब और आगे यूरोप की ओर चला जाता है ना। इसके कई रूट होते हैं, मंगोलिया से उधर के भी आता है ना, इधर से भी होके जाते हैं, अलग अलग रूट है। यहाँ इंडिया में भी इसकी कई शाखाएं हैं, इस तरफ भी आती है, इधर कराची की तरफ आती है और इधर मथुरा से लेकर भी आती है। फिर बाद में इसका सिल्क सी रूट भी होता है, इसका अलग अलग जगह पर सी रूट भी जाता है। आप पुराना मैप देखोगे ना तो इसमें लिख सकते थे कि यहाँ पे सी रूट है ना। यहाँ पे जो है विशेषकर चीन के जो शासक है उनका यहाँ पर वो रहता है। इस तरफ जैसे आपने देखा कुषाण जो शासक थे उनका काफी ज्यादा था। इधर वाले जो इधर है ईरान वाले जो शासक है उनका कब्जा था। इधर वो रोम और यूरोप की तरफ जाने वाला रास्ता था, है ना। तो ये लिखते हैं और इंट्रो में इसको लिखते अपन। तो इंट्रो में क्या बनाते हैं, वो समय काल बताओ कि कौन से समय काल में। आप देखोगे सेकंड बीसी, सेकंड जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, वहां से लेकर लगभग 15वीं सदी तक, शताब्दी तक ये इस रूट का बहुत बोलबाला रहा है, ठीक है। और ये विशेषकर क्या था, स्थल रूट था। और स्थल रूट था, इसका रेशम मार्ग क्यों नाम पड़ा कि वो रेशम चीन के रास्ते पूरे सप्लाई होता रेशम, इसलिए इसका नाम भी रेशम रूट पड़ गया। लेकिन ये केवल रेशम रूट नहीं था, ये पूरा ही मतलब जितने भी चीजें होती है संसाधनों का, कह सकते हो संसाधनों का आयात निर्यात के साथ में क्या था, कल्चरल और भाषा संस्कृति, उसका भी रूट था ये। मतलब जब पूरा इधर जब इंटरकनेक्ट होंगे, जब स्थल मार्ग होंगे, आप जानते हो यात्राएं जत्थे जब चलेंगे और एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में लोग जाएंगे तो वहां से नई संस्कृति लेके आएंगे, तो ये संस्कृति का मिश्रण भी था। इसको इंट्रो में ऐसे बना सकते थे आप, अच्छे कीवर्ड्स के साथ में, अच्छे विचारों के साथ में अपना एक इंट्रो बना सकते थे विथ फैक्ट और विथ नॉलेज कंटेंट उनके साथ में, ठीक है। अब मुख्य भाग में क्या है, सिल्क रूट के संपर्क ने किस प्रकार भारत की समाज संस्कृति अर्थव्यवस्था रणनीति में बदलाव किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेन हेडिंग लगा लो कि अब है ना मेन हेडिंग जो है। अच्छा ये डायग्राम बना दो, यहाँ पे डायग्राम बना दो, बनाना चाहो तो दोनों डायग्राम बना सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो। आज इस सिल्क रूट को यदि वर्तमान में प्रासंगिकता वाला दिखा ना, ये तो सिल्क रूट हो गया जो भी था, रेशम मार्ग हो गया उस समय का रेशम मार्ग। और इस पे तो कितने मतलब कितने सालों में कितने राजवंश बदले होंगे, है ना। दूसरी ईसा पूर्व से लेकर कितना बदलाव हो गया, मतलब 1500 साल तक ही रहा। उसके बाद में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी बाद में से क्या हो गया, सिल्क रूट उतना डोमिनेट भी नहीं था। 15 से लेकर अभी तक उतना डोमिनेट नहीं था ये रूट। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, कई सारे उसके रीजन थे। मतलब आगे स्थल मार्ग में आप देखोगे अलग अलग राज्य, मतलब उनका पतन हो गया, जैसे पहले जो सुरक्षित देते थे। या एक सबसे बड़ा जो कार्य था यूरोपियन का उदय, यूरोपियन की जो जहाज प्रणाली है ना, नाव व्यवस्था, उसका उदय हो गया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 15वीं शताब्दी के आसपास में, जब यहाँ पे जो अनातोलिया वाला क्षेत्र, तुर्की वाला क्षेत्र है, वहां पे जो शासक आते हैं वो कहीं ना कहीं उनका व्यापार को रोक देते हैं। वो जो रोम यूरोप के उधर जाने वाला व्यापार है ना,
उसको रोक देते हैं। इसके अलावा रोम साम्राज्य के भी पतन हो जाता है 7वीं 8वीं बाद में जाके ना। तो कई सारे फैक्टर है कि वो रेशम सिल्क रूट है ना उतना डोमिनेट नहीं रहा बाद में। एक तो यूरोपियन जो नाविक है या जो यूरोपियन जो उपनिवेश वाली ताकत है उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा, और वो सी रूट के रास्ते इधर आने लग गए थे, तो उसका डोमिनेंस कम हो गया, और यहाँ पे अलग अलग शासकों ने उस पर गतिरोध कर दिया। ऐसे करके कई सारे उसके कारण थे मतलब। हाँ, इसकी लंबाई आप कह सकते हो कितनी थी, लगभग 6400 किलोमीटर लंबा था ये। अब वर्तमान में भी इसका रिलीवेंस दिखाओ जैसे ना, वर्तमान में हम रिलीवेंस वाला मैप बनाए तो वो भी बना सकते हैं। ऐसा ही मैप बनेगा लगभग, इंडिया को दिखाओ और इधर चाइना को दिखा दो। ठीक है, तो भारत क्या कर रहा है, भारत देखो यहाँ आपने देखा अभी भारत भी तो आईएनएसटीसी रूट, आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है भारत ने। वो अभी एक और बनाया ना आईएमईसी, कौन सा था वो, कौन सा कॉरिडोर वाला रूट था वो था भारत का। ये रूट यहाँ से है ही, भारत की सागर मिशन से लेकर मौसम मिशन से लेकर सुना होगा आपने ना। और भारत यहाँ से भी जो व्लादिवोस्टोक वाला और उत्तर उधर जो नॉर्थ सी रूट है, नॉर्दर्न सी रूट है, उससे डेवलप कर रहा है। तो और चाइना तो खुद तो कर ही रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यहाँ से भी, और चाइना का इधर रेशम सी रूट भी है उसका, सिल्क रूट भी है ना, सी सिल्क रूट भी है। तो वर्तमान में भी इसका डोमिनेंस आप देख सकते हो, प्रासंगिकता देख सकते हो, इसके साथ जोड़ के भी बना दे तो अच्छा लगता है एग्जामिनर को कि कितना आप हिस्ट्री को वर्तमान प्रासंगिकता के साथ जोड़ रहे हो। वैसा भी कर सकते थे इसको, है ना। तो ये वर्तमान रिलेवेंस का मैप भी साथ में चिपका देते हो जाता। चलो मेन डिमांड पे आते हैं। उसकी मुख्य डिमांड ये है कि रेशम मार्ग का किस प्रकार संपर्क से वो फायदा हुआ, मतलब तो इसमें मुख्य रूप से हम इन हेडिंग को बना लेते हैं कि सबसे पहले हेडिंग समाज को क्या फायदा हुआ होगा। तो समाज के 5 या 6 पॉइंट समाज के लिखो, है ना, 5-6 पॉइंट लिखो। अच्छा, संस्कृति भी आ जाएगी, संस्कृति को साथ रख लो, संस्कृति आर्ट एंड कल्चर सब आ जाएगा उसमें। 5-6 पॉइंट बनाओ अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के 5-6 पॉइंट हो गए। 5-6 पॉइंट हो जाएगी अपनी राजनीति के, है ना। मेन जो 3 थीम है उनको बना लेते हैं। मेन हेडिंग दे ली यहाँ पे, मुख्य हेडिंग लगा ली कि रेशम मार्ग का संपर्क से भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको क्या योगदान है उसको लेकर। तो समाज को आप देखोगे, सबसे पहले समाज को योगदान देखें तो इसके अंदर अब अलग अलग पॉइंट आएंगे समाज के अंदर। तो एक तो ना मिश्रित संस्कृति, आप कह सकते हो मिश्रित संस्कृति, या समाज में उदार मूल्य आएंगे, क्योंकि जब यात्राएं होती है ना तो दूसरे एक्सपोजर मिलता है। जो यहाँ से जो अपने व्यापारी है ना, यहाँ से व्यापारी सिल्क रूट के रास्ते अलग अलग देशों में यात्राएं करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, तो वो नई 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 मूल्य लेके आएंगे। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, हमारे क्षेत्र का एग्जांपल दूं, जहां से मैं आता हूँ शेखावटी ना, तो आपने जो राजस्थान के मारवाड़ी सुने होंगे ना, वो मारवाड़ी वेस्टर्न बेल्ट के नहीं होते, वो शेखावटी बेल्ट के, जहां से मैं आता हूँ। शेखावटी बेल्ट में 3 जिले हैं, इसमें झुंझुनू है, सीकर और चूरू है, 3 जिले आपने कभी नाम सुना हो तो शेखावटी के ही ज्यादातर आप देखो, बजाज यहाँ के हैं, गोइनका यहाँ के हैं, सिंगानिया, बिड़ला, कई जो सुना होगा आपने ना, बहुत सारे यहाँ पे हैं। और उनकी हवेलियां हैं यहाँ पे, शेखावटी की हवेलियां जो फेमस है, जहाँ पे आपने बजरंगी भाईजान, पीके, बहुत सारी मूवीज देखी होगी ना, उसमें हवेलियों को दिखाया गया है। तो वो सिल्क रूट का फायदा उनको मिला समाज। तो आप सोचो मतलब अब यहाँ पे उदार मूल्य आए। यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे अच्छी का बेटियों के लिए शिक्षा उस समय, मतलब आज से 100-200 सालों पहले स्त्री एजुकेशन, यहाँ पे आप आके देखोगे कभी है ना, बहुत अच्छे संस्थान है, पुराने संस्थान देखोगे ना, वो इन सब इनके द्वारा बनाए गए। जो मारवाड़ी फैमिली जो आज बंगाल, कोलकाता और मुंबई में डोमिनेट करते हैं, वो आज के समय वहां पे उनका साम्राज्य है, मतलब भारत के देश के व्यापार में इसमें बहुत ज्यादा उनका महत्व है। तो उन्होंने उस समय मतलब यहाँ पे महिला कॉलेज बहुत ज्यादा है। आप इधर सीकर या झुंझुनू में आओगे, देखोगे जो बच्चे यहाँ से बेल्ट से, तो उन्होंने देखा होगा यहाँ पे महिला शिक्षा के कॉलेज बहुत मिलेंगे आपको, स्कूल बहुत मिलेंगे। तो उन्होंने बहुत योगदान दिया उस चीज को लेकर। तो समाज में बदलाव आएगा नहीं आएगा, एक्सपोजर मिलेगा, नए मूल्य आएंगे, रूढ़िवादी मूल्य कम होंगे, और महिलाओं को आगे बढ़ने की, इनके परिवारों की महिलाएं आज जो भी नाम होता है उनका, मतलब उनकी जो लड़कियां आज इन फैमिलीज की लड़कियों को देखें, वो बिजनेस में डोमिनेट कर रही है, वो अपने स्टार्टअप चला रही है, मतलब उसका कितना आज महत्व हम देख रहे हैं। समाज में कितना बदलाव आएगा, उस समय भी आएगा, आज भी कितना बदलाव आया है। जहाँ पे ऊंच नीच छुआछूत वो मायने नहीं रखता, बाद में कोई मायने नहीं रखता, सब वहां पे तार्किकता, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट, ये मायने रखता है। तो उसका आज भी हम देख रहे हैं, मतलब, है ना। तो ऐसे करके तो मिश्रित संस्कृति या सामाजिकरण से लेकर सामाजिकरण, नए नए मूल्य इसमें आते हैं, या फिर महिलाओं की शिक्षा की बात कर सकते हो, है ना, जो रूढ़िवादी मूल्य कम हो जाएंगे। तो इसको क्या सीखने को मिला वो आपको बताना था। अर्थव्यवस्था में क्या क्या सीखने को मिला। अर्थव्यवस्था में एक तो जब आयात निर्यात होता है, हमारे यहाँ से देखो कितने जो मसाले हैं, इधर भी तो जाते थे ना, इस रूट से, भारत से मसाले हो गए, अपने कपड़े हो गए, इमारती पत्थर हो गए,
और उधर से भी तो आते थे, उधर से घोड़े आते थे, है ना, घोड़े या और भी मतलब चाइना से बहुत सारी चीजें आती थी। तो आयात निर्यात का मतलब आप कह सकते हो ट्रेड का मतलब एक रूट अच्छा सा बन गया था, तो देश को फायदा मिलेगा जब ट्रेड रोड यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं उस देश की प्रगति होगी, आयात निर्यात होगा, उत्पादन प्रोडक्शन अच्छा होगा, विनिर्माण हब बनेगा। आप कह सकते हो चाइना आज इतना सक्सेस क्यों हो गया, क्योंकि वो उसने अपने प्राचीन जो चीजें उनको इस्तेमाल किया, सभी देशों से वो कनेक्टिविटी हासिल की, उसको एक नजरिया मिला कि जब अपना प्राचीन सिल्क रूट इतना मजबूत हो सकता है तो आधुनिक सिल्क रूट तो हम बना ही सकते हैं। तो उसने अफ्रीका से लेकर पूरे विश्व में अपने रूट बना दिए। भारत भी इससे प्रेरणा ले रहा है कि हम, हमारे यहाँ भी तो सिल्क रूट का पार्ट था, हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो आईएमसी आईएनएसटी ये क्यों बना रहे हैं हम, इनके रास्ते से हमारी विदेश नीति जब ये आती है, ट्रेड पॉलिसी आती है अपनी, भाई हम डिमांड ही नहीं होगी हमारे सामान की तो विश्व में हम निर्यात कैसे करेंगे। और हमें ये नहीं पता कि लोकल डिमांड क्या है, अफ्रीका वालों की डिमांड क्या है, नीदरलैंड वालों की डिमांड क्या है, अमेरिका वालों की डिमांड क्या है। जब मार्केट का हमें नहीं पता होगा तो हम सप्लाई क्या करेंगे, है ना। तो ये चीजें मतलब दिखाती है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था से लेकर आप बता सकते हो, इसके अलावा बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज है, यहाँ से ग्रो होती है इस रूट के माध्यम से, आप कह सकते हो। अब बिजनेस जब भारत में आएगा तो समाज के सभी वर्गों को उसका फायदा मिलेगा, अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो घूमने लग जाएगा, उसको लेकर आप बातें करोगे। इसी प्रकार राज्य व्यवस्था की राजनीति बातें करोगे, उस समय आप देखोगे जिसका सिल्क रूट पे रास्ता उसका विश्व में डोमिनेट था। जैसे चीन का जो साम्राज्य, कई सारे साम्राज्य, या रोम, या जो बीच में ईरान वाले जिन्होंने सिल्क रूट पे राज किया, भारत से भी कुषाण वगैरह ये जो है ना इन्होंने राज किया, उनका डोमिनेंस था। तो उस समय की उत्तर पश्चिम की भारत की राजनीति का सेंटर बन रहा था सिल्क रूट, और उसमें अलग अलग शासक, उस समय ये भी देखने को मिला था कि ईरान है, पार्थियन, उधर से मंगोलियन, कई सारे मतलब उनके बीच में युद्ध वगैरह ये डोमिनेट कर रहे थे, और कई सारे जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे चेंज हो रहे थे, और जिसका महत्व आज भी देखने को मिलता है। अपनी इतिहास, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत की जो इतिहास है उसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके से आपको ना, आपको इसको डाइवर्सिटी देनी चाहिए थी। अब आप सोचो, इतना क्रिटिकल एनालिसिस वाला आपने पार्ट लिख दिया, इतने अच्छे मैप बना दिए और इतने अच्छे पॉइंट्स आपने लिख दिए ना, तो नंबर कैसे कट जाएंगे, बहुत तगड़े नंबर लेके जाओगे। उतने फैक्ट वेट की जरूरत नहीं है, तार्किकता की ज्यादा जरूरत है, फैक्ट एग्जाम्पल्स की ज्यादा जरूरत है थोड़े से, ऐसे करके ना। और निष्कर्ष में दिखा तो आज कितना प्रासंगिक है। निष्कर्ष में ये लिख देते आईएनएसटीसी, ये सब चाइना वाला वन बेल्ट वन रोड, तो निष्कर्ष इसमें सबसे बढ़िया था आपके पास कि जो प्राचीन सिल्क रूट है उसको आज सब दौड़ में लगे हुए हैं, भारत भी लगा हुआ है, चाइना भी लगा हुआ है। चाइना तो ऑलरेडी सक्सेस काफी हो चुका उसमें, उसको फायदा भी मिला, उसने अपने रास्ते बनाए, तभी तो मतलब आप सोचो अमेरिका एक समय क्यों आगे था, जब चाइना इतना नहीं था, अमेरिका आगे क्यों था, क्योंकि उसकी नेवी थी, और नेवी उसके सी रूट को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन वही दिमाग लगाया चाइना ने, उसने दोनों क्रिएट किए, नेवी भी डेवलप की, साथ में पैरेलल उसने अपना जो स्थल रूट है, उसको पता है जनसंख्या कहाँ पे है, उसको पता है उसके आसपास ही बड़ा मार्केट है, बड़ी जनसंख्या, भारत जैसी बड़ी जनसंख्या उसे दुगनी हो जाएगी थोड़े दिनों में, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया, ये सब जनसंख्या का तो भंडार यहाँ है, कंज्यूमर तो यहाँ है, कस्टमर तो उनके यहाँ है। तो उसने दिमाग लगाया कि स्थिल मार्ग सबसे बेस्ट है इसके अंदर, क्यों जाए फालतू में सी रूट, अमेरिकन वो तो वैसे भी उतने नहीं है। ठीक है, तो ये बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या आपने सोचा ऐसा, और ये केवल नजरिया दिया, केवल एक मैप ने, जो एनसीईआरटी पढ़ते समय, यही तो एनसीईआरटी नई वाली की खास बात है कि वो आपको नजरिया दे रही है, जगह जगह अच्छी बातें लिखी है उसमें, देखना आप, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी वो बातें, जगह जगह साइड में बॉक्स में या चैप्टर के एंड में बहुत सारी बातें, ऐसी बातें आपसे पूछेगा वो, जहाँ पे आपकी रचनात्मक शक्ति या चिंतन शक्ति का विकास होगा। और यूपीसी उसके नजदीक है चिंतन शक्ति के, रदर देन फैक्ट के। या पुरानी एनसीईआरटी में देखोगे फैक्ट की बातें ज्यादा करेंगे, अभी करेंगे आपकी चिंतन तार्किकता की बातें ज्यादा करेंगे। समझ में आया नहीं है, बताओ कैसा कर लोगे, ऐसी आंसर राइटिंग कर लोगे ना जैसे हम लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर रुकने वाला नहीं है कुछ भी। और फिर इसका मॉडल आंसर देख लो कि रेशम मार्ग हम चीन, मध्य एशिया से लेकर ईरान से लेकर भूमध्य सागर को जोड़ता था, लगभग कितना 6400 किलोमीटर था, और उसकी शुरुआत सेकंड बीसी से लेकर 1500 सदी तक थी, बाद में क्यों डूब गया, अलग अलग फैक्टर आ गए, यूरोपियन कंपनियों का, नाव का विकास, ये सब, बीच में कई राज्यों ने रोक दिया, रूट को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्षेत्रीय ताकतें थोड़ी सी ग्रो ज्यादा कर गई, रोम का भी पतन हो गया, कई सारे फैक्टर थे, और इसके बारे में फैक्चुअल जानकारी दी। और एक मैप जो था आपके पास थोड़ा दिखाने की कोशिश की कि कहाँ का ये रूट था, किसका साम्राज्य का उसका था, और उसको दिखाने की कोशिश की। लेकिन 1500 सालों में आप भी जानते हो अलग अलग शासक आए होंगे, नॉर्मली एक मैप लिख दिया बस। उसके बाद में अब क्या क्या बदलाव है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में बदलाव क्या है। तो अर्थव्यवस्था में पॉइंट बनाएंगे, और प्रॉपर हेडिंग कैसे देते हैं, ये मेन हेडिंग थी और ये सब हेडिंग थी, है ना। और इसका मैंने कैसे पॉइंट दिया, आप इसको, मैं कई बच्चों को बोलता हूँ, आप अपनी फॉर्मेटिंग पे काम क्यों नहीं करते। चलो आपको आज नॉलेज नहीं आता, ज्ञान ज्यादा नहीं है आपको, एटलीस्ट अपनी फॉर्मेटिंग तो बेस्ट करते हो ना। अब बच्चे फिर मैसेज क्या आता है, सर ये फॉर्मेटिंग क्या होती है, यही फॉर्मेटिंग होती है, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो आप, है ना, कैसे हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स, अंडरलाइनिंग, ये फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है ना। लाइन कैसे लिख रहे हो, प्रॉपर लाइन है एकदम, काटा पीटी ज्यादा नहीं है, सुदिया नहीं है,
ये फॉर्मेटिंग के पार्ट होते हैं। तो पहला अर्थव्यवस्था में बदलाव, तो जैसे स्थानीय व्यापार में अंतर क्षेत्रीय व्यापार, भारतीय मसाले वस्त्र, यानी हम क्या यहाँ से एक्सपोर्ट करे थे क्या इंपोर्ट करे थे उसको हम दिखा देंगे। दूसरा, भारतीय स्थानीय व्यापारियों को कैसे फायदा, उद्योग जो व्यवसाय उनका उदय कैसे हुआ। जैसे मैंने इसमें अपना एग्जांपल लिखा, मैंने कोई किताब से नहीं चुराया, कोई चैट जीपीटी से नहीं चुराया, ये एग्जांपल मेरा है कि शेखावटी के प्रमुख मारवाड़ी जैसे बिरला गोयनका, ये अपनी रचनात्मक शक्ति है जो हमने पढ़ा है, अपने आसपास का नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको डाल दिया इसमें कि भाई व्यवसायिक घराने जो मारवाड़ी जिनको आज बोलते हैं, जिनका देश की जीडीपी में योगदान है, और मतलब हमारे क्षेत्र में शिक्षा में भी बड़ा योगदान है उनका। इवन आज हमारे क्षेत्र में पर्यटन देखो, उन मारवाड़ियों ने उस समय हवेलियां बनाई थी, वो विदेश से सीख के आए थे। कहां से सीख के आए थे, मतलब जो यहाँ की जो हवेली है ना उसमें फ्रेस्को आर्ट है, मतलब फ्रेस्को आर्ट मतलब जिसको भित्ति चित्र बोलते हैं, मतलब मिट्टी को ये प्लास्टर करके आला गीला करके, मतलब प्लास्टर से, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसके ऊपर पेंटिंग की गई थी, और वो उसका आज भी रिलीवेंस है। और हमारे यहाँ कौन से पर्यटक आते हैं, यहाँ से सबसे ज्यादा फ्रेंच और इटालियन आते हैं यहाँ पे। क्यों आते हैं, कि ये जो आर्ट थी उनके यहाँ पे भी थी 200-500 सालों पहले, लेकिन वो लुप्त हो गई, आधुनिक आर्किटेक्चर वहां पे आ गया। लेकिन हमारे जो शेखावटी की हवेलियां हैं उसके अंदर वो कला आज भी सुरक्षित है। तो जैसे आप कभी घूमने आओ देखोगे, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगे, लेकिन जैसे मैं कई बार गया हूँ, मतलब देखा है मैंने, अभी थोड़े दिन पहले जाके आया हूं, तो बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। और उसकी वजह से फायदा क्या हुआ, हमारे क्षेत्र को दो चीजें मिली। एक तो आजकल फिल्म शूटिंग का हब बन गया, तो कितने लोगों को रोजगार मिल गया, कितनी होटल व्यवसाय वहां पे खुल गया। और दूसरा पर्यटन, अब पर्यटन से क्या हुआ, सड़कें बनी, अच्छी बसें चल रही है, अच्छी ट्रेन वहां पे चल रही है, आम लोगों को फायदा हुआ। तो आम लोगों को कितना रोजगार है, बहुत डेवलपमेंट होता है, इस चीज का फर्क पड़ता है। मतलब नहीं, यहाँ पे ये मूवीज नहीं बनती कभी भी, आप सोचो बड़ी से बड़ी मूवी यहाँ पे मैंने बनती देखी है। मतलब मैं जिन मूवी का नाम ले रहा हूँ, पीके, बजरंगी भाईजान से लेकर, वो इन्हीं गाँव में बनी, आसपास के गाँव में, झुंझुनू की जो है। कितनी वेब सीरीज मैंने देखी है रिसेंटली जो इस तरह हमारे वाले रीजन में बनी है, मतलब इधर खेतों से लेकर पूरे हवेलियां सब दिखाई गई है उसके अंदर। सड़कें भी अच्छी हो गई, उसके बाद में सड़कें भी बनने लगी थी। अब आसपास हवाई अड्डे की बात चल रही है कि हवाई अड्डा भी अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे लोग विदेशी पर्यटक आते हैं या फिल्म स्टार आते हैं, तो उनके लिए कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो और फिल्म हब अच्छा बनेगा। मतलब में सब, तो इनकी जड़ें कहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। व्यापारिक मार्ग, और ये इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन था उनका, जब मैंने 4 इंटरव्यू दिए तो हर बार ये क्वेश्चन उनका फेमस होता था कि आप जिस रीजन से आते हो तो वहाँ की मारवाड़ियों का ये कितना, इसलिए मैं उतना पढ़ रखा था मैंने, क्योंकि सिल्क रूट से इनके जो, क्योंकि एक बार मुझे नहीं पता था, शुरू में इंटरव्यू दिया था, नहीं पता था, तो उन्होंने बताया कि आपको नहीं पता कि आपके मारवाड़ी का कैसे सिल्क रूट से उनका वो था। तो बाद में रिसर्च किया तो पता चला कि हाँ, इनका बहुत बड़ा महत्व है, काफी महत्व है। तो कई बार आप इंटरव्यू देने जाते हो और आपकी स्थानीय चीजों को आप जानते हो, अपनी स्थानीय इकोनॉमिक कल्चर हिस्ट्री इनको जानते हो, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। इंटरव्यू पे करके जाना, इंटरव्यू में ये सब चीजें बाद में जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो। अर्थव्यवस्था में ये जो आज हम बात करते हैं, बार्टर प्रणाली से कैसे मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के सब जारी किए, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था, सिल्क रूट का उसमें बहुत बड़ा महत्व हो गया था। शिल्प उत्पादन, और ये कितने नगरीकरण आप कह सकते हो, या व्यापार के जगह जगह राजमार्गों पे मतलब ऐसे नगर बसने लगे थे, है ना, जो सर्विस सेक्टर की तरह आप कह सकते हो, होटल से लेकर। समाज व संस्कृति में क्या बदलाव आया, बहुजातीय व संस्कृति का मिश्रण हुआ। शक, पार्थियन, कुषाण जो आदि थे, उनका सब आपस में जुड़े ना, उनकी संस्कृति, उनके सिक्कों पे अलग अलग धर्म के या अलग अलग देशों के जो देवता है उनको स्थान दिया गया, संस्कृति का मिश्रण हुआ। सामाजिक आत्म, यानी अच्छे मूल्यों को हमने कैसे अडॉप्ट किया। स्थानीय कला विदेशी कला का मिश्रण हुआ, हम देखते हैं गांधार, मथुरा कला, इधर शेखावटी की हवेलियां, मैंने अपना एग्जाम्पल लिख दिया जो पता था कि उनकी जो भित्ति चित्रकला है वो प्रोत्साहन उसमें कैसे हुआ। सामाजिक वर्ग को देखें, प्रतिष्ठित व्यापारिक वर्ग है, आमजन की रूढ़िवादिता कम होने लगी, समाज को भी तो फायदा मिल रहा था ना, आमजन को भी फायदा मिल रहा था। भाषाई सांस्कृतिक आदान प्रदान कैसे हुआ, उसमें भारत की जो प्राकृतिक संस्कृति है, ग्रीक भाषाएं, क्रॉस्टी लिपि है, भाषा लिपि का डेवलपमेंट होने लगा था, मिश्रण होने लगा था। राजनीति पे क्या बदलाव आए थे, इन मार्गों पे मतलब किन का नियंत्रण था, उत्तरी पश्चिमी मार्गों पे अधिकार, राजनीतिक संघर्ष महत्वपूर्ण कारण बना। कुषाण साम्राज्य का उत्कर्ष उसमें हम देख रहे थे, या सीमांत क्षेत्रों में उन क्षेत्रों का डोमिनेंस कैसे बढ़ा, उस क्षेत्र वाले उधर गांधार से लेकर तक्षशिला उन क्षेत्रों का। विदेशी मूल की राजवंशीय शक्तियों का भारतीय राजनीति में समावेश होने लगा, जैसे इंडो ग्रीक के शक, पार्थियन, कुषाण, ये अपने यहाँ लोकल चीजों को एडॉप्ट करने लगे, वो भी अपने आप को भारतीय मानने लगे थे। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ा कंटेंट ज्यादा ही दिया है मैंने इसमें, 3 पेज में नहीं आया वेब के चक्कर में। लास्ट में लिख दो, रेशम मार्ग का रेशम से अधिक महत्वपूर्ण विचारों, मनुष्यों और सभ्यताओं की यात्रा थी, इसी ने भारत को प्राचीन यूरेशियाई विश्व में से आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जोड़ा। और आगे वो भी जोड़ देना कि इसका रिलेवेंस आज कैसे है, जो हमने वहां डिस्कशन किया था वो भी जोड़ देना। चलो, अब अंडरस्टैंड डेवलप हो रही है ना कि क्वेश्चन में कैसे हम डाइवर्सिटी ला सकते हैं, कैसे एग्जाम्पल, कैसी चीजों को जरूरी की किताबी ज्ञान आपका काम आए, आपका ऑब्जर्वेशन समाज को देखने का, आसपास की इतिहास की चीजें,
आप कोई मूवीज देखते हो उसकी चीजें हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्री आप देखते हो, तो यूपीएससी की जर्नी केवल किताबों के साथ नहीं है, आपके ऑब्जर्वेशन के साथ चल रही है। आपका सोचने का, आपका देखने का नजरिया क्या है,